गोस्वामी परिवार के घर की कथा खत्म होने के बाद सारे लोग आपस में खुश थे। सब लोग प्रसाद की ओर बढ़ रहे थे। घर की नई बहू कियारा ने आज सबके लिए अपने हाथ से खाना बनाया था। लेकिन अचानक माहौल गंभीर सा हो गया जब बुआ जी ने जोर से चिल्लाते हुए खाने की थाली को फेंक दिया। बुआ जी का स्वभाव वैसा नहीं था कि वह ऐसा कुछ करे, लेकिन इसका मतलब था कि शायद बात इतनी बड़ी थी कि बुआ जी जैसी शांत व्यक्तित्व वाली व्यक्ति भी इस तरह बर्ताव करने पर मजबूर हो गई थी। जीजी क्या हुआ, आप इस तरह? धर्म भ्रष्ट कर दिया तुम्हारी बहू ने हमारा। रेखा ये देखो, इसमें नॉन वेज है। कियारा, माधव, क्या है ये? मांस? कियारा, तुमने साफ कहा था ना कि आज घर में कथा है, फिर घर में मांस कहाँ से आया? वो मैंने तो बस अपने लिए, लेकिन माँ ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। जब तुम्हें पता है कि हम इन सब का नाम भी नहीं लेते, फिर भी तुमने ये सब किया कियारा। माना कि तुम हमारे धर्म की नहीं हो, लेकिन इस घर की बहू हो तुम। और याद नहीं जब मोहित ने कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो तुम्हारी खुद की सास भी इस रिश्ते के खिलाफ थी। वो तो जीजी थी जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, सबको मनाया, और आज तुमने उनके ही विश्वास का कत्ल कर दिया। ऐसी बात नहीं है ताजी, मेरा इरादा ये नहीं था। लेकिन इस घर में पूजा वाले दिन मांस आया कैसे कियारा? हमने आज तक मांस का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लिया, और आज तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया। मैंने तुम्हें समझाया था ना कियारा, कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती? मोहित मेरी पूरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनूं मैं, जो होना था वो तो हो ही गया। ओहो, अगर तुम्हें कुछ खाना ही था तो एक दिन रुक जाती। पापा जी मैंने, अब सफाई देने से क्या होगा कियारा? भाभी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पायल मैंने सच में। रेखा, तुम सही थी। किसी भी और धर्म की लड़की इस घर की परंपरा और विश्वास को नहीं समझ पाएगी, लेकिन वो मैं थी जिसने कियारा का साथ दिया, और आज मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है। मैंने सोचा था इस घर में आने के बाद हमारी बहू हमारे संस्कार सीख जाएगी, लेकिन आज ये सब होने के बाद मुझे खुद के फैसले पर शक सा हो रहा है। संस्कार सीखने में समय लगता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती? ताई जी मैं जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन किया तो है ना तुमने ही। नहीं मोहित, घर में खाना तुमने बनाया था? हाँ। रसोई में तुम थी? हाँ। फिर और कौन करेगा? बाकी तो घर के लोग हैं जो खुद तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। कियारा चुप हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। उसने अपने लिए भी कोई नॉनवेज ऑर्डर नहीं किया था, फिर ये सब रसोई तक पहुंचा कैसे? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रेखा, अब बोलो क्या किया जाए? पहले तो पूरी रसोई की शुद्धि होगी, और कथा वाले जो दिन हुआ है उसका प्रायश्चित भी होगा। जी आप जैसा ठीक समझे, हम आपके साथ हैं। एक मिनट जीजी। क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि कियारा ऐसा कर सकती है। माँ, आप अभी भी इसका पक्ष ले रही है, जबकि आप तो कियारा के खिलाफ थे ना पहले से। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ मोहित, और बाकी बातों को इस बात के साथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। फिर मैं बस इतना कह रही हूँ कि बिना सच जाने किसी को दोष देना सही नहीं है। लेकिन सबूत तो सामने है रेखा। सबूत सामने है, लेकिन सच अभी सामने नहीं आया है। मुझे लगता है कुछ तो है जो हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। रेखा, ये कैसी बातें कर रही हो? जी मैं अपनी बहू को जितना जानती हूँ उस हिसाब से ये गलती वो नहीं कर सकती। हाँ, कियारा को हमारे घर के ज्यादा रिवाज पता नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो नॉनवेज भी खाती है, लेकिन फिर भी उसने इस घर में आने के बाद कभी उस चीज को हाथ तक नहीं लगाया। माँ, आप तो खुद इस शादी के खिलाफ थी, और उसकी वजह भी यही सब चीजें थी। मैंने आज तक कियारा का साथ दिया है, लेकिन आज उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। हाँ, मैं थी इस शादी के खिलाफ। तो फिर आज क्या हो गया? क्योंकि आज मैं उसे अपनी बहू नहीं, एक इंसान की तरह देख रही हूँ। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। शादी से पहले मुझे उससे शिकायत थी, लेकिन शादी के बाद उसने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। रेखा ठीक कह रही है। लेकिन फिर ये सब किसने किया? यही तो पता लगाना है। लेकिन कैसे? सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है जीजी, और मुझे पूरा विश्वास है अगर कियारा निर्दोष है तो भगवान खुद उसका साथ देंगे। रेखा की बात सुनकर घर के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जिस सास ने कभी इस रिश्ते को अपनाने से मना कर दिया था, आज वही विश्वास के साथ अपनी बहू के साथ खड़ी थी। लेकिन असली सच अभी भी सबकी नजरों से दूर था। घर में किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। एक तरफ कथा का दिन था, दूसरी तरफ पूरे परिवार के सामने ऐसा अपशकुन हो गया था। जानकी देवी और ताई जी बार बार यही कह रही थी कि इसका प्रायश्चित होना चाहिए। रेखा, देर मत करो, हमें माफी मांगनी होगी भगवान से।
जीजी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सच सामने आए। सच तो सामने है। नहीं जीजी, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। लेकिन रसोई में तो कियारा ही थी, सारा इंतजाम उसने किया है। वही है जो इस घर में नॉनवेज खाती आई है, फिर और कौन हो सकता है ब्राह्मण के घर में ऐसा करने वाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलती भी उसी की हो जीजी। उसने सारा इंतजाम किया है, लेकिन उसने हर बात की शुद्धि रखी थी। माँ, मुझे लगता है कि इस बार कियारा की ही गलती है, हमें मान लेना चाहिए। लेकिन भगवान तो न्याय करते ही है, और आज वही करेंगे सब कुछ। क्या मतलब? मेरी दादी कहा करती थी, जिस घर में पूजा के दिन कोई जानबूझकर विघ्न डालता है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते, और जिसने भी ये किया है उसे प्रायश्चित करना ही होगा। बिल्कुल सही कहा। ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें करना क्या होगा? कैसे कर सकते हैं इस गलती का प्रायश्चित? जिसने भी ये गलती की है उसे 5 दिन का उपवास रखना होगा। सही कह रही है, तभी तो घर की शुद्धि होगी। और भगवान से क्षमा भी मांगनी होगी। लेकिन माँ, अगर कियारा ने किया है तो प्रायश्चित भी वही करेगी ना? अगर उसने किया है तो जरूर करेगी। मैं तैयार हूँ माँ जी। तुम इतनी जल्दी मान गई इन सब के लिए? क्योंकि मुझे अपने संस्कार साबित नहीं करने, निभाने हैं। अच्छा है, गलती मान ली तुमने, और अब प्रायश्चित भी करना होगा तुम्हें। उसके बाद ही सब कुछ सही होगा। नहीं बुआ जी, मैं गलती नहीं मान रही हूँ। फिर? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर मेरे कारण आप सबका मन दुखा है तो मैं उपवास रख लूंगी। लेकिन गलती तुम्हारी है। आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं बहू, जब तक सच सामने नहीं आता कोई किसी को दोषी नहीं कहेगा। रेखा, तुम अभी भी। जी, मैं सिर्फ न्याय की बात कर रही हूँ। रेखा की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए, लेकिन कियारा को 5 दिन का उपवास तो रखना ही था, जो शायद बहुत कठिन होने वाला था। प्रायश्चित कैसे करना है वो तो बता दिया था, लेकिन उसे निभाने की ताकत कियारा में थी या नहीं, ये सोचकर सब लोग परेशान हो रहे थे। माँ। हाँ बेटा। ये 5 दिन का उपवास जरूरी है क्या? मतलब? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। जिसने पूजा में विघ्न डाला है उसे प्रायश्चित तो करना ही होगा। और मेरी दादी एक बात और कहती थी। क्या? अगर गलती करने वाला सच छुपाता है तो भगवान उसका अहंकार सबसे पहले खत्म करते हैं। सही कहा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसलिए जिसने भी ये किया है, अगर वो ये उपवास नहीं करता तो उसके जीवन में काफी दुख आते रहते हैं। पायल को लग रहा था कि माँ को सब कुछ पता चल गया है, जबकि रेखा सिर्फ सच तक पहुंचना चाहती थी। उन्हें किसी पर शक नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी बहू पर पूरा विश्वास था। रेखा, अब आगे क्या करना है? शाम को मंदिर चलेंगे, फिर वहां पंडित जी से शुद्धि का विधान करवाएंगे। ठीक है, यही सही रहेगा, नहीं तो ये अपशगुन कभी हमारे मन से नहीं जाएगा। और जिसने भी गलती की है वो भगवान के सामने प्रायश्चित करेगा। कियारा, तुम तैयार रहना। जी। उम्मीद है अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने जो नहीं किया उसे दोबारा मैं कैसे करूंगी? फिर वही बात, क्योंकि वही सच है। बस मोहित, माँ, मैंने कहा ना, जब तक सच सामने नहीं आता कोई कुछ नहीं बोलेगा। कियारा कर तो रही है ना उपवास और शुद्धि, उसने एक बार भी मना नहीं किया है, फिर तुम क्यों बार बार उसी बात को दोहरा रहे हो? मोहित चुप हो गया। शाम होने वाली थी। घर के सभी लोग मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। जानकी देवी और ताई जी को पूरा विश्वास था कि आज कियारा प्रायश्चित करेगी। वहीं कियारा भी बिना किसी शिकायत के हर बात मानने के लिए तैयार थी। लेकिन दूसरी तरफ पायल का मन लगातार बेचैन हो रहा था। कियारा बेटा, पूजा की थाली तैयार हो गई? जी माँ जी, सब तैयार है। अच्छा है, भगवान से क्षमा मांग लेना कि मैंने अपने ससुराल वालों का धर्म भ्रष्ट किया है, उनका विश्वास तोड़ा है। उन सब गलतियों की माफी मांग लेना तुम। जी, मैं मांग लूंगी माफी। पायल, क्या हुआ बेटा? हाँ, कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी माँ। चलिए सब लोग, देर हो रही है। 1 मिनट, मंदिर जाने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ कि अगर घर में किसी से भी कोई गलती हुई है तो अभी ही सच बोल दे। हाँ, भगवान के सामने झूठ नहीं चलता। रेखा, सच सबके सामने है, कियारा ही दोषी है, हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। चलो अब। भगवान सब देख रहे हैं, और मेरी दादी कहा करती थी ऐसी गलती करने वाले के सिर के बाल भी नहीं बचते। तभी तो कह रही हूँ कियारा से कि अच्छे से प्रायश्चित कर लेना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माँ बस। सब लोग पायल की तरफ देखने लगे। क्या हुआ बेटा? मुझे कुछ कहना है। क्या बात है? भाभी की कोई गलती नहीं है।
सब लोग हैरान रह गए। क्या मतलब? साफ साफ बोल पायल, क्या कहना चाहती हो? वो नॉनवेज भाभी नहीं लाई थी। तो फिर कौन लाया था? मैं। क्या पायल? मामा नहीं किया था। लेकिन क्यों? मैं बस मजाक कर रही थी। मुझे लगा भाभी को सब डांटेंगे और बात खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। ये तुम्हें ऐसी हरकत मजाक लग रही है पायल? भाभी रसोई में थी। मैंने बाहर से अपने दोस्त के हाथ से नकली नॉनवेज का पैकेट मंगवाया और चुपचाप रसोई में रख दिया। और वो असली मांस नहीं है, वो सोया चाप है। मैंने मजाक में रखा था। हे भगवान। मुझे लगा सब लोग थोड़ा डरेंगे, फिर मैं सच बता दूंगी। तो फिर तूने बताया क्यों नहीं? जब सब लोग भाभी पर गुस्सा करने लगे तो मैं डर गई। और फिर भी तू चुप रही? मुझे लगा थोड़ी देर बाद बता दूंगी, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी कि मैंने नहीं सोचा था। पायल, तुझे पता भी है तेरे इस मजाक की वजह से क्या क्या हो गया? मुझसे गलती हो गई मामा जी, माफ कर दो भाभी। कियारा, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? मैंने तुम्हारी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं। नई बात है, तुम बार बार कह रही थी तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया। बेटा, हमने भी बिना सच जाने तुझे कितना कुछ कह दिया, जबकि गलती हमारी घर की बेटी की थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि पायल ये। आप सब बड़े हैं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मुझे है। शिकायत इस बात की है कि इस घर में किसी ने भी अपनी बहू पर भरोसा नहीं किया। सबसे पहले उंगली उसी पर उठी जिसने इस घर के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा। रेखा, तूने बहू के ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ा। जी, गलती सबसे होती है, लेकिन बिना सच जाने किसी के चरित्र और संस्कार पर सवाल उठाना ये गलती नहीं, अन्याय है। तुम ठीक कह रही हो रेखा। अगर आज भी पायल सच हमें नहीं बताती तो हम तो कियारा को उस गलती की सजा देते जो उसने कभी की ही नहीं थी। जिस लड़के ने शादी के बाद हमारे हर रीति रिवाज को अपनाया, जिसने कभी हमारी भावनाओं का अनादर नहीं किया, उसी पर सबसे पहले शक किया गया। माँ, मैं शर्मिंदा हूँ। बेटा, पति का सबसे पहला कर्तव्य अपनी पत्नी की बात सुनना होता है। अगर तुम उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया का विश्वास भी उसके किसी काम का नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए वही काफी है। भाभी, अब चाहे तो मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए। अरे नहीं पायल, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। गलती सबसे होती है पायल, लेकिन मेरी वजह से आपका सम्मान। अब तो सब ठीक हो गया ना? नहीं बेटा, एक बात अभी बाकी है। क्या माँ? आज के बाद इस घर में कोई भी ऐसा मजाक नहीं करेगा जिससे किसी की इज्जत पर आंच आए। कभी नहीं माँ। मुझे एहसास हो गया है कि मजाक किस लिमिट तक सही रहता है, क्योंकि कई बार एक छोटा सा मजाक किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। सही कहा रेखा। आज हमें भी एक सीख मिली है, पहले सच जानना चाहिए फिर फैसला करना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते विश्वास से चलते हैं, शक से नहीं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस लड़की को मैं कभी अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी, आज उसी ने इस घर की सबसे समझदार बहू होने का परिचय दिया है। उसने अपनी गलती ना होते हुए भी इस घर की खातिर सब कुछ स्वीकार कर लिया। थैंक यू माँ जी। नहीं बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। पायल का एक छोटा सा मजाक पूरे परिवार का विश्वास तोड़ सकता था। अगर वो समय रहते सच नहीं बताती तो एक निर्दोष बहू बिना किसी गलती की दोषी बन जाती। इसलिए जीवन में मजाक हमेशा उतना ही करना चाहिए जहां तक किसी की हंसी बनी रहे। जिस मजाक से किसी के सम्मान, रिश्ते या चरित्र पर सवाल उठने लगे, वो मजाक नहीं, सबसे बड़ी गलती बन जाता है। और जिस घर में लोग फैसला करने से पहले सच सुन लेते हैं, वहां रिश्ते कभी नहीं टूटते। पूरा हॉल एकदम भरा है, पर हमारा नया मेंबर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी जी, आप सोना की बात कर रहे हैं ना? शिवानी बहू, 4 हफ्ते पहले उसके अलावा हमारे घर में कोई और नया मेंबर आया है क्या? ये हमारा फैमिली टाइम है, इतने दिन में छोटी बहू को समझ में नहीं आया। दादी, मैं उन्हें बुलाकर लाती हूँ। तो रुक, मैं जाती हूँ। घर के सभी सदस्य शाम को गप्पे मारते हुए चाय पी रहे थे, पर मासूम सोना बहू दिन, दोपहर और रात अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। सोना हॉल की बातों से बेखबर फुल एसी कर ब्लैंकेट में दुबकी पड़ी थी। सुरेखा वहां पहुंचती ही एसी बंद कर देती है। सोना, सोना। जी मम्मी जी, बताइए, क्या कोई काम था? बहू, मुझे घड़ी देखना नहीं आता, जरा देख कर बता कितने बजे है? मम्मी जी, 5 बज गए हैं।
बहू 5 बज गए पर तुम दोपहर मना रही हो? कभी कभी तो मुझे लगता है मैं बहू नहीं कुंभकर्ण की बहन लेकर आई हूँ। मम्मी जी सॉरी, मुझसे कोई काम था क्या? सोना बहू, तुम्हें पिछले संडे को बताया था ना कि हम सब शाम को एक साथ बैठकर चाय कॉफी पीते हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठता है, लेकिन तुम गायब हो। तुरंत हॉल में आ जाओ। जी मम्मी जी। सोना आलस भरे चेहरा लेकर हॉल में आई। हॉल में हंसी गूंज रही थी क्योंकि रविश जी रुद्र और सोना की शादी के फनी मोमेंट्स बता रहे थे। फिर क्या हुआ पापा? मैं तो घोड़ी पर था, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। अरे रुद्र बेटा, मौसा जी का पैंट नीचे और मौसा जी यार फिर तो जैसे तैसे मैं लेकर आया। उन्होंने इतनी पी रखी थी कि खुद उनको होश ही नहीं था। तभी राघु काका हॉल में आते हैं। बता दीजिए किसके लिए चाय और किसके लिए कॉफी बननी है? मेरी और रविश जी के लिए कड़क चाय बना दीजिए, बाकी ये बच्चों से पूछ लो इन्हें क्या पीना है। एक एक करके सब अपनी पसंद बता देते हैं, पर सोना, उसको चाय कॉफी से ज्यादा सोना पसंद था। ख्याली दुनिया में खोई सोना कुछ नहीं बताती और फिर कुछ देर में सभी की चाय कॉफी आ जाती है, पर एक कप कम। सुना, सब लोग चाय और कॉफी पी रहे हैं और तुम्हारा कप कहाँ है? भाभी वो काका शायद भूल गए होंगे, उन्होंने मुझे कॉफी दी ही नहीं। काका नहीं भूल गए, बल्कि तुमने राघु काका से चाय और कॉफी के लिए बोला ही नहीं, इसलिए तुम खाली बैठी हो। ओह ऐसा ही होगा, मैं अभी उन्हें बोल देती हूँ। सोना अभी तो नहीं कह सकती क्योंकि वो भी चाय पी रहे होंगे ना, तुम खुद जाकर बना लो। हाँ सोना बहू, शिवानी सही कह रही है, हम अपने हाउस हेल्पर को परिवार की तरह ही मानते हैं। 1 कप चाय कॉफी की तो बात है, जाओ खुद बना लो। ठीक है। सोना चाय कॉफी तो तब बना लेना जब उसे पता हो दूध, चीनी, कॉफी पाउडर कहाँ रखा है। फिर क्या, किचन में तबाही आ गई, कांच की बर्नियां एक दूसरे से टकराई। ओह थैंक गॉड, कॉफी बनाने का सारा सामान मिल गया। अब इस इलेक्ट्रॉनिक केटल में डालकर बना लेती हूँ। जब तक कॉफी बन रही है तब तक फोन चला लेती हूँ, वरना खड़ी खड़ी बोर हो जाऊंगी। गर गर कर 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 1 मिनट के अंदर ही केतली से कॉफी का तूफान आया, लेकिन सोना एक कोने में खड़ी रील देखने में इतनी मस्त थी कि उसे उस तूफान से कोई मतलब नहीं था। मम्मी जी, मुझे लग रहा है किचन में किसी चीज के जलने की महक आ रही है। अरे जल्दी देख कर आते रिबा, और देवरानी किचन में क्या कांड कर रही है? 1 मिनट मम्मी जी। शिवानी किचन में घुसते ही आंखें फाड़ने लगी। सोना रील देख देख कर हंस रही थी, दूसरी तरफ केतली से निकलकर कॉफी पूरे किचन में डांस कर रही थी। मम्मी जी देखिए, किचन में कॉफी की नदियां बह रही है। क्या हुआ भाभी जी, अब इतना चीख क्यों रही है? पीछे देखो, फिर तुम हंसने की जगह रोने लगोगी। सोना पीछे मुड़कर देखती है तो केतली में चाय उफन कर फर्श पर आ रही थी और सामने किचन के दरवाजे पर पूरा खानदान खड़ा था। हे भगवान, सोना तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हालत कर दी तुमने किचन की? 1 कप कॉफी बनाने में इसने तो तबाही मचा दी। सॉरी मम्मी जी, वो मैं फोन देखने लगी थी। अरे बहू, बगल में रखा कॉफी मेकर छोड़कर तुमने केटल में कॉफी क्यों बनाई? पापा जी सीधी सी बात है, हॉस्टल में लड़कियां केटल में कॉफी बनाती है, देवरानी जी की वो आदत अभी तक गई नहीं होगी। सोना वहां से जाने लगती है। 1 मिनट बहू, कहाँ चल दी? वैसे तो सपना झाड़ू पोछा करने आती है, लेकिन अब वो तो कल सुबह करने आएगी, इसलिए किचन में जो भांग फैलाई है तुम्हें ही साफ करनी पड़ेगी। जी मम्मी जी। मेरी किस्मत तो देखो, कॉफी की शॉट लगाने आई थी और अब पोछा किस रही हूँ। इससे तो अच्छा सासू माँ मुझे जगाती नहीं तो ना ये कांड होता। पर ये तो शुरुआत थी। सोना का लापरवाही भरा आतंक जारी रहता है। एक दिन सुरेखा की दोस्त रिंकी उससे मिलने आती है। सोना अपनी दुनिया में मस्त साड़ी पर प्रेस कर रही थी। देवरानी जी बाहर आइए। जी बताइए। बताना क्या, बाहर रिंकी आंटी आपके दर्शन के लिए बैठी हैं। मेरे दर्शन? मतलब मैं कोई देवी हूँ? अरे यार, तुम्हारे मुंह दिखाई करने आई है। लेकिन 1 मिनट, ये कपड़ा जलने की महक कहाँ से आ रही है? ओह नो, मेरी नई साड़ी जल गई। देवरानी जी संभल कर, वरना साड़ी के साथ आपका हाथ भी जाएगा। पहले बाहर आ जाओ, वरना सासू माँ रूम के अंदर आ गई तो साड़ी देखकर तुम्हें बिल्कुल बाहर कर देंगी। जी भाभी, मैं चलती हूँ। रिंकी सोना को ऊपर से नीचे तक देखती है। सुरेखा, तेरी बहू देखने में तो गुलाब सी है, पर इस गुलदस्ते में खुशबू है कि नहीं? अंदर से खाली है? अरे नहीं नहीं रिंकी बहुत पढ़ी लिखी है, काम काज करने में भी हाथ साफ है। वैसे तो तेरे रसोईया लगा है, पर मैं तेरी दोनों बहू के हाथ का तो खा चुकी हूँ। सोच रही हूँ आज इसके हाथ का बिना डिनर किया जाए। अरे क्यों नहीं रिंकी, लेकिन आज तो बहू डिनर नहीं बना पाएगी। आज क्या है, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है? रिंकी, आज सिलेंडर खत्म हो गया है और खाना लकड़ी जलाकर बनेगा, और ये गुलाब सी बहू कहाँ चूल्हे और अंगीठी के सामने झुलसेगी।
हाँ सुरेखा, ये बात तो सही कह रही है। आजकल की बहुएं चूल्हे पर खाना बनाने को जुल्म समझती हैं, और हम तो अपनी बहुओं पर ऐसे जुल्म करते नहीं। जा सोना बहू, अब तो अपने रूम में आराम कर ले। हाँ, ऐसा कैसे? सोना बहू खाना बनाकर नहीं खिला सकती, लेकिन 2 कप कॉफी तो बना ही सकती है। अरे रिंकी, तेरा नसीब ही खराब है। हमारा कॉफी मेकर तो कब से रिपेयर होने के लिए गया है, वरना तुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाती है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सोना बहू के हाथ का खाना खाने के लिए फोन करके आएंगे। जब सोना और सिलेंडर दोनों सही होंगे ना, तो मैं तुझे फोन कर दूंगी। हाँ, सोना वेदिका को देखते हुए फुसफुसाती है। लगता है मम्मी जी कॉफी वाले कांड के बाद मुझे किचन में घुसने भी नहीं देना चाहती। देवरानी जी, मम्मी जी के दिल में जो डर बैठा है ना, उससे आज आपको फायदा हो गया। मैं इस फायदे से ज्यादा अपने साड़ी जलने के नुकसान के बारे में सोच रही हूँ। सोना की मुसीबत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, या यूं कहिए सोना दूसरों की मुसीबत बढ़ा रही थी। सोना दोपहर के वक्त बाल्टी में पानी लिए कमरे में पोछा लगा रही थी। इस घर में सब मजे से है, एक मेरी लाइफ की कलेश खत्म नहीं होते। अपने रूम का झाड़ू पोछा करके बेडशीट धुलनी है, सपना के होते हुए भी सफाई खुद करनी पड़ रही है। सोना बाल्टी और पोछा लेकर बाथरूम में जाती है। जैसे ही उनके पतिदेव गीले पोछे में फिसलते फिसलते रूम में घुसते हैं, मर गया। रुद्र गीले पोछे में फिसलता हुआ सीधा सामने वाली दीवार में टकराता है। पूरा घर रुद्र की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाता है। अरे क्या हुआ रुद्र, तू वहां कैसे पड़ा है? रुद्र जी, अब ठीक तो हो? सोना वहीं रहो, वरना मेरी तरह तुम भी इस गीले पोछे में स्केटिंग करते हुए दीवार में अलग होगी। अरे सपना तो कब की चली गई, पोछा अभी तक गीला है। भाभी जी, सपना न जाने क्यों कभी भी मेरे रूम में पोछा ही नहीं लगाती। बहुत धूल जम गई थी तो मैंने खुद ही पोछा लगाया, और जब तक सूखता। रुद्र जी, बहू तेरी माँ ने सही बताया था, तुझे सच में घर का कोई काम नहीं आता। देखने से ही लग रहा है पोछा बिना निछोड़े लगा दिया है। बहू तेरी इस हरकत की वजह से मेरे बेटे की हड्डियां टूट गई। मम्मी जी, सपना मुझे बता रही थी जब वो पोछा लगाने आती है तो सोना का रूम बंद ही होता है। सोना 11-12 बजे सोकर उठती है, तब तक तो सफाई करके सपना चली ही जाएगी ना। अब जब रूम बंद होगा तो रूम में सपना तो सफाई करने आएगी नहीं, खुद ही करनी पड़ेगी। मम्मी, अगर इस तरह से इसने 1-2 दिन और सफाई कर ली तो कभी मेरे हाथ में प्लास्टर होगा, कभी पैर में। बेटा सही कह रहा है। सोना बहू, कल से 9 बजे तक बिस्तर खाली होना चाहिए, वरना इसकी अलग से सजा मिलेगी। मम्मी जी, सजा ही सजा है। कभी कभी लगता है मैं मायके ही चली जाऊं। अपना मायके वाला रूटीन ससुराल में चलाओगी तो ऐसा ही लगेगा। रुद्र, तू हॉल में आ, देख कहीं चोट तो नहीं लगी। मम्मी, अभी तक तो चोट नहीं लगी, लेकिन आगे का कोई भरोसा नहीं है। भाई इस तरह से मासूम सोना अपनी मासूमियत दिखाती, जिससे खुद के साथ दूसरों को भी नुकसान हो जाता। कुछ दिन बाद रघु काका 3 दिन के लिए छुट्टी पर गए, और फिर एक ही सवाल था, खाना कौन बनाएगा। सुरेखा तीनों बहुओं को हॉल में बुलाती है। रघु काका कल अपने गांव जा रहे हैं, अब खाना तुम में से किसी एक को ही बनाना पड़ेगा, किसी एक को खाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। सब बहू एक लाइन में खड़ी हो जाओ, जो बहू आगे आएगी वही रसोई संभालेगी। ये सुनते ही शिवानी और देविका 4 कदम पीछे चली जाती है, और सोना बिना दाएं बाएं देखे सांस रोककर खड़ी रही। पापा जी, मैं तो 1 कदम क्या 1 उंगली भी नहीं हिलूंगी, मुझे इस रसोई के चक्कर में नहीं पड़ना। सोना को आगे देखकर सबकी सांसें थम जाती है। मतलब अगले 3 दिन तक सोना बहू खाना बनाएगी? ना पापा जी, आगे आना तो दूर की बात है, मैं तो हिली भी नहीं हूँ। लेकिन छोटी चाची, अपने लेफ्ट राइट देखिए, आप ही सबसे आगे है। सोना गर्दन घुमाकर देखती है तो सच में वो उन दोनों से आगे थी। सोना बहू, वैसे तो मैं तुझसे खाना बनवाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन अब तू आगे आ गई है तो अगले 3 दिन तक तुझे ही रसोई संभालनी होगी। मम्मी जी, हर बार मैं ही क्यों फंस जाती हूँ? बेटा अब फैसला हो गया है, कल की रसोई की जिम्मेदारी तेरी। भाभी, ये तो चीटिंग हुई। अगर 2 कदम पीछे जाना था तो मुझे भी खींच लेते। सोना, उसके लिए दिमाग और आंखें एक्टिव रखनी होती है। खैर, कल से बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर खिलाना। सोना बिना हिले ही आगे आ गई। वाह रे किस्मत, सोना जितनी ही खुद को बचाती वो उतना ही फंस जाती। अब क्या सोना की सुबह किचन से शुरू हुई, उसे तो ये भी नहीं पता किचन की शुरुआत चाय से होती है। सोना, धरा के लिए ड्राई फ्रूट वाला दूध बना दे। 1 मिनट, लेकिन तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो यहाँ? भाभी, मुझे आटा लगाना सबसे बेकार लगता है, तो मैं सबसे पहले आटा लगा रही हूँ, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी। बिना नहाए आटा?
अरे हमारे यहाँ किचन में घुसते ही पहले चाय पानी बनाते हैं, उसके बाद नहाकर खाना और नाश्ते की तैयारी करते हैं। सोना बहू चाय बन गई? मम्मी जी सोना ने चाय की तो नहीं लेकिन पराठों की तैयारी कर दी है। मम्मी जी भाभी मजाक कर रही है, मैं अभी आपके लिए चाय लाती हूँ। समझ गई मैं। पहले मेरे लिए चाय और पापा जी के लिए ग्रीन टी बना दे, बाकी घर की सफाई होने के बाद ही नाश्ता बनेगा। भाभी अब ये जो आटा लगा लिया उसका क्या करूं? अगर मम्मी जी को पता लग गया कि मैं सफाई होने से पहले ही नाश्ते की तैयारी करने आ गई थी और नाश्ता बना दिया तो आफत हो जाएगी ना। ऐसा कर आटा खिड़की से बाहर गार्डन में फेंक दे, ना होगा आटा ना खुलेगा राज। लेकिन पापा जी अक्सर गार्डन में टहलते रहते, उन्होंने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा बहन, तेरी जो मर्जी हो वो कर, मैं धरा को दूध पिला देती हूँ। सोना बिना दिमाग को कष्ट दिए आटा अपने ही गार्डन में फेंक देती है। चाय पानी पीने के बाद सोना नहाकर किचन में नाश्ता बनाने आई, लेकिन बाहर से 3-4 कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सुरेखा हॉल से गेट की ओर गई। हे भगवान, इन कुत्तों ने क्या गंध फैलाई है। पीछे से शिवानी और रविश और वेदिका भी आ जाते हैं। सुरेखा जी क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? ये हमारे गार्डन में इतना आटा कहाँ से आया? कुत्तों ने टुकड़े टुकड़े करके पूरे गार्डन को गंदा कर दिया है। मम्मी जी कहीं ये सोना ने तो नहीं फेंका? पूछ कर आती हूँ। सोना बहू इधर आ। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? सोना सामने देखती है पूरे गार्डन में आटे के चिथड़े फैले पड़े थे। बहू तूने आटा मलकर गार्डन में फेंका? नहीं मम्मी जी, मैं तो आटा मलने जा रही हूँ। मम्मी जी मैं बताती हूँ, सुबह जब चाय का पूछ रही थी ना देवरानी जी, तब वो आटा मल रही थी। जब मुझे पता चला कि हमारे घर में बिना नहाए खाना नहीं बनता, इन्होंने आटा गार्डन में फेंक दिया। मम्मी जी मैंने आटा फेंका जरूर, लेकिन गार्डन में फेंकने के लिए शिवानी भाभी ने बोला था। मतलब सोना बहू को खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, खाना नहाकर बनाते ये भी नहीं पता। सोना तुम्हारी वजह से गार्डन में गंदगी हुई है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मम्मी जी अब सही कह रही हो। मैं सही कहती हूँ, इसीलिए सजा तुम्हें भी मिलेगी। अब से किचन तुम संभालोगी और सोना तुम इस गार्डन की सफाई करो, पौधों में कटिंग करके पानी दे दो। मम्मी जी लेकिन किचन तो सोना संभाल रही थी ना। शिवानी बहू, अगर तुम अपना दिमाग नहीं चलाती तो किचन सोना ही संभालती, ना ही गार्डन में यह गंदगी फैलाती। भाभी जी अब तो अपने भी चाय जाल में फंस गई, इसलिए मैं दूसरों को सलाह नहीं देती। खैर मैं तो आराम करने जा रही हूँ। फिर क्या, दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं और दोनों के दोनों परेशान। हे भगवान, बेमतलब में तीनों टाइम 8-9 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। ना सुबह किचन में जाती और ना ये सजा भुगतनी पड़ती। अगर मैं अपने दिमाग से सोच लेती तो आज मुझे इतनी धूप में गार्डन की सफाई ना करनी पड़ती। उस वक्त मैंने डर की वजह से आटा फेंक तो दिया, पर अंजाम का नहीं सोचा। सोना लगभग दोपहर कड़ी धूप में गार्डन साफ करके पसीने में तरबतर, हाथ और चेहरे पर मिट्टी लगी, हांफती हुई घर में घुसती है। देवरानी जी आइए, भाभी ने बढ़िया दाल चावल और चपाती बनाई है। बाकी लोग तो कब के आ चुके, आप ही रह गई थी। बहू हाथ मुंह धुलकर खाना खा ले। मम्मी जी पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है, पहले तो मैं शावर लूंगी, उसके बाद लंच करूंगी। शाम की चाय के वक्त सब घर में इकट्ठे बैठे थे। शिवानी सबके लिए चाय और कॉफी बनाकर लाती है, लेकिन 1 कप कॉफी बच जाती है। ये तो सोना की कॉफी रह गई है, जब से ऑफिस से आया हूँ वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज तो सोना ने खाना भी नहीं खाया, शायद गार्डन की सफाई करके ज्यादा ही थक गई। रुद्र जाओ उसे उठा दे, कॉफी पीकर हम सबको शॉपिंग पर भी जाना है। ठीक है, मैं उसे जगाता हूँ। रुद्र ने कुंभकर्ण की बहन सोना को बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन सोना इतनी थक गई थी कि टस से मस ना हुई। फिर क्या, सोना लगभग शाम के 6 बजे खुद ब खुद उठी, हॉल में आई। चारों ओर सन्नाटा, घर के सारे सदस्य गायब। हे भगवान, घर के सब लोग अचानक से कहाँ चले गए? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? एक बार रूम में चेक करती हूँ। शिवानी भाभी, मम्मी जी, अरे कोई तो बोलिए। लगता है सारे मुझे अकेला छोड़कर कहीं चले गए। इतने में गेट खुलता है। हाथ में बड़े बड़े शॉपिंग बैग लिए सब मुस्कुराते बातें करते घर के अंदर घुसते हैं। ओहो सोना बहू, आखिरकार तुम जाग ही गई। आप सब लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? सुना, हम लोगों ने बहुत कोशिश की तुम्हें साथ ले चले, लेकिन तुम तो गहरी नींद में थी और हम लोग तुम्हारी गहरी नींद खुलने का इंतजार नहीं कर सकते थे। सुना, हम लोग कल केदारनाथ की ट्रिप के लिए जा रहे हैं, इसलिए गर्म कपड़ों की शॉपिंग करने जाना था। मैंने तो हर तरह से तुम्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम। अचानक से ट्रिप की प्लानिंग, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। बहू, अब राघव काका अपने गांव गए हैं तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी ट्रिप के लिए चले जाते हैं।
हाँ सोना, तुम्हारे सोने की वजह से तुम्हारे हाथ से केदारनाथ की ट्रिप भी निकल गई। भाभी अब सही कह रही हो, मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई तो मैं ट्रिप पर कैसे जा सकती हूँ। आप लोग केदारनाथ जाओ, मैं मायके चली जाती हूँ। अरे बहू, तुझे मायके जाने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र और तेरी जेठानियों ने मिलकर तेरे लिए बढ़िया गर्म कपड़े खरीद लिया है। सुना, तुम्हारी शादी के बाद हम लोग पहली बार किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। अब तुम्हें छोड़कर तो नहीं जा सकते। जेठानी जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो हमारे जेठ जी, वो दोनों कहाँ है? वो दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं, लेकिन हमें केदारनाथ के रास्ते में ही वो दोनों मिल जाएंगे। फिर क्या, अब रात भर पैकिंग करो, सुबह जल्दी ट्रिप के लिए निकलना है। और सोना बहू, फिर से सो मत जाना, वरना इस बार तो पक्का केदारनाथ के दर्शन का मौका गंवा दोगी। पापा जी, अब तो एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आएगी।